नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई बार लगता है कहीं ये सब नोरा कुश्ती तो नहीं हो रही है, जो कुछ हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में और अमेरिका की ऐसे समय एंट्री जब बहुत हद तक इज़राइल के भी हौसले लगभग पस्त हो चुके हैं और ईरान भी लड़खड़ाने की स्थिति में पहुंच गया। और अमेरिका ने, जैसा कि आजकल एक परसेप्शन बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि वो क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं। तो वो आए, उन्होंने फोर्दो में, नतांज में और इस्फहान में जो 3 परमाणु केंद्र हैं ईरान के, उनको हिट किया B-2 बॉम्बर से। और ये कहा गया कि साहब, तीनों ही जगह उनके जितने एसेट्स थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उन सबको तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद उसके 127 जेट्स का जो बेड़ा था, वो वापस लौट गया अपने ठिकानों पर। इसके बाद ईरान की तरफ से धमकी आई और ईरान के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया, सांसद ने बल्कि, जो कौम संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कि अमेरिका अब ताबूत बनवाना शुरू कर दे, क्योंकि उसके जो इस क्षेत्र में नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, उनकी अब खैर नहीं है और ईरान इसका बदला लेगा। सोमवार की रात को जानकारी आई कि ईरान ने बदला ले लिया। अब ये बदला कैसे लिया गया? कतर में, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं, कतर का जो सैन्य अड्डा है वो सबसे बड़ा बताया जा रहा है और इसका नाम है अल उदीद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट के सारे सैन्य अड्डों में सबसे बड़ा है, जहां 8 से 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और वहां इसके काफी जेट भी तैनात हुआ करते थे, करीब 3-4 दिन पहले तक। अब ये 3-4 दिन पहले जब नोट किया गया कि कतर के अमेरिकी सैन्य एयरबेस से एक एक करके सारे लड़ाकू जहाज गायब हो गए हैं, बस कुछ गिनती के 5 या 6 खड़े हुए हैं, तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 2 सप्ताह बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन भारत की तर्ज पर पाकिस्तान को जैसे हमने थोड़ा भ्रम में रखा कि अभी तो रिहर्सल होगी ब्लैकआउट की और तमाम दूसरी चीज़ों की, हमले के समय जो भी होता है। और जिस दिन ये होना था सारा ब्लैकआउट और रिहर्सल वगैरह, उससे पहली रात को ही भारतीय सेना ने अपनी ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर भी थे। लगभग वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरान और जो दूसरे इनके सहयोगी हैं, चाहे चीन हो, रूस हो या दूसरे देश हों, उनको ये भ्रम में रखा कि 2 हफ्ते तो अब अमेरिका कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन फिर खबर आई कि अमेरिका ने कर दिया। B-2 बॉम्बर, जो केवल इसी काम के लिए बने हैं, मदर्स ऑफ बॉम्ब करके एक इनका भारी भरकम बॉम्ब है,
जो पृथ्वी के नीचे तक वार करता है। और चूंकि फोर्दो में ये सुनने में आ रहा था कि करीब 295 फीट नीचे इसके न्यूक्लियर साजो सामान है, जहां ये यूरेनियम का संवर्धन करके एटम बम बनाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अमेरिका ने तो वो कार्रवाई करने के बाद कह दिया कि हमारा काम पूरा हो गया है, और अब अगर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हमारा अपना जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन ईरान को भी अपनी नाक बचानी थी, अपने नागरिकों के बीच में अपनी साख भी बचानी थी। इसलिए उसने सोमवार की रात को कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, एयरबेस है, वहां पर अटैक किया। बाद में ईरान ने कहा कि हमने उतनी ही मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस पर दागी हैं जितने बम उसने B-2 बॉम्बर के जरिए हमारे 3 ठिकानों पर गिराए थे। इनकी संख्या 6 बता रहा है ईरान, जबकि अमेरिका की तरफ से कुछ और ही संख्या बताई गई, और वो बहुत भारी भरकम पेलोड थे जो वहां गिराए थे अमेरिका ने। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, ईरान के इस हमले में भी एक पेंच है। ईरान ने ये कार्रवाई अंजाम देने से पहले कतर के विदेश विभाग को और डिफेंस डिपार्टमेंट को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। लिहाजा वहां जो सैनिक रहे भी होंगे अमेरिका के, वो अंडरग्राउंड हो गए या ऐसी जगह चले गए जहां पर बम गिरना नहीं था, जहां पर मिसाइलें गिरनी नहीं थी, जहां पर अटैक होना नहीं था। जहाज पहले ही हटा दिए गए थे। लिहाजा अमेरिका का भी ये बयान आया, ईरान की तरफ से भी बयान आया, कतर की तरफ से भी बयान आया। कतर ने कहा कि हमने इनकी कोई मिसाइल जमीन पर लगने ही नहीं दी, गिरने ही नहीं दी। अमेरिका का कहना है कि इन्होंने 13 मिसाइल दागी थी, जिनमें से 12 जो है वो आसमान में ही खत्म कर दी गई, और एक मिसाइल को इसलिए टच नहीं किया गया कि उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। यानी ईरान ने अपने नागरिकों का मन समझाने के लिए, या अमेरिका की एंट्री और उसके बम बरसाने के बाद जो लोगों में नाराजगी थी उसको जरा शांत करने के लिए, अमेरिका के एयरबेस पर जो कतर में है उस पर अटैक कर भी दिया और नहीं भी किया। यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, किसी अमेरिकी जंगी जहाज के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कतर के भी किसी नागरिक ठिकाने पर कोई अटैक नहीं हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही है, और अमेरिका क्रेडिट लेने के लिए या डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए, और जब ये सब किया था अमेरिका ने, तो इनका स्टेटमेंट जरा उठा करके देखिए उसमें क्या था। इन्होंने कहा था कि हम इस पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया की शांति के लिए ये सब कर रहे हैं। अब जैसा कि रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये अब क्षेत्रीय झड़प रह बन करके रह जाएगी। शुरू में अगर देखें तो चीन की तरफ से भी जो ईरान पर अटैक हो रहे थे, इजराइल की तरफ से उनकी निंदा की जा रही थी। रूस की एंट्री तब हुई जब अमेरिका की एंट्री हुई। तो रूस ने अब कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो वार्ता चल रही थी वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है अमेरिका ने ईरान में हमले करके, तो अब दोनों के बीच में आगे कोई टॉक्स नहीं होगी।
यूक्रेन को लेकर के और दूसरे चीज़ों को लेकर के। अब वो हों, ना हों, वैसे भी पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की सुन नहीं रहे हैं। उनकी सुनते तो उनकी इज़्ज़त भी रखते और जैसा जैसा वो चाह रहे थे कि यूक्रेन पर आक्रमण बंद हो जाए, वो आक्रमण भी बंद होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात ये आती है कि साहब, क्या अमेरिका अपने सैन्य अड्डे पर ईरान के अटैक के बाद कुछ करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आया है और जो अमेरिकी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं, उनका अगर हम जिस्ट निकालें, तो वो ये है कि अमेरिका अब फर्दर कोई हमला ईरान पर नहीं करने जा रहा है। अमेरिका ने एक सधा हुआ सा बयान दिया है। उसका कहना ये है कि ये जो ईरान की तरफ से हमारे सैन्य अड्डे पर हमला किया गया है, ये प्रतीकात्मक था, बहुत कमज़ोर था और हम अब इसका जवाब नहीं देंगे अगर ईरान की तरफ से कोई और अटैक नहीं होता है तो। अब ये देखने वाली बात है कि ईरान अगर अटैक करने से पहले कतर को बता रहा है कि हम अटैक करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि ईरान भी इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। ये अलग बात है कि आयतुल्लाह अली खामेनी ने ये सोच करके या इस आशंका में कि किसी भी समय उनकी हत्या की जा सकती है, जैसा कि नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे और खामेनी ही सारे झगड़े की, सारे फसाद की जड़ है, इसको ख़त्म करेंगे और वहाँ पर फिर दूसरी कोई सत्ता जो खतरा ना बने इस पूरे रीजन के लिए, इज़राइल के लिए, ऐसे किसी उसको बैठाएँगे। तो इसलिए उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, ईरान ने अपने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कतर के एयरबेस पर अटैक तो कर दिया, लेकिन सोच समझ कर किया कि कोई जान-माल के नुकसान ना हो और अमेरिका का कोई जहाज भी टच ना होने पाए। अमेरिका ने वैसे भी अपने जहाज वहाँ से हटा दिए थे। तो अमेरिका तो अब वापस ईरान नहीं आएगा, जब तक कि ईरान कोई बहुत ऐसा कुछ ना कर दे कि फिर से अमेरिका की एंट्री हो। अब जो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन अभी ईरान और इज़राइल के बीच में ये ठुस-ठुस होती रहे। और वो भी अब ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से जितनी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो सूचना आ रही है वहाँ से, सारी मिसाइलों को रोकने की कोशिश अब इज़राइल भी नहीं कर रहा है। क्योंकि जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी वीक हुई है। उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है रोज़ाना। मिसाइलों को रोकने के लिए जो उधर से एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, उनको आसमान में ही नष्ट करने के लिए, अब वो भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि इज़राइल की तरफ से जो ईरान के प्रॉक्सी थे पहले, वो चाहे यमन में हूती हों या लेबनान में, उत्तरी लेबनान में हिज़्बुल्लाह हो या गाज़ा पट्टी में हमास हो या मिलिशिया ग्रुप हो इराक में और जो दूसरे सीरिया वगैरह में हैं, उन सब के खिलाफ उसने लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबी कार्रवाई की है। वहाँ पर बसे-बसाए शहरों को, सुंदर शहरों को खंडहर में तब्दील किया है। गाज़ा की तो जो तस्वीरें आती हैं बहुत डरावनी हैं। गाज़ा के लोग किस तरीके से बच्चे भी और महिलाएँ भी खाने के लिए टूट पड़ते हैं जब भी कोई मदद जाती है बाहर से। तो इज़राइल भी बहुत लंबा युद्ध करके अब थक चुका है और ईरान भी जितनी बर्बादी हो चुकी है, इससे ज़्यादा बर्बादी
शायद सहन नहीं कर पाएगा और चाहता भी नहीं है। अब ये दिखाने को कतर ने भी नाराजगी जाहिर की है ईरान से कि आपने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, हमारे देश के भीतर आकर के भले ही अमेरिकी सैन्य अड्डे को आपने हिट किया है, लेकिन हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। सऊदी अरब ने भी नाराजगी जाहिर की है। यूएई की तरफ से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आई है। यानी ईरान ने कुछ मुस्लिम देशों को भी एक तरीके से नाराज कर लिया है। भारत ने अपनी एडवाइजरी जारी की है कतर में रह रहे लोगों को के नाम और उनको घरों में रहने के लिए कहा है, सतर्क और शांत रहने को कहा है। जो लोकल अथॉरिटी है, जो कतर का शासन प्रशासन है, सरकार है, उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवहार और आचरण करने का प्रस्ताव रखा है, की सलाह दी है। उधर ये सूचना मिल रही है कि कतर ने, बहरीन ने, कुवैत ने और कुछ और देशों ने अपना एयर स्पेस बंद किया है एहतियातन। वो अगले 24 घंटे, 48 घंटे देखना चाहते हैं कि उनके एयर स्पेस में कोई नई मिसाइलें, नया हमला अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तो नहीं होता है। और भारत की कई उड़ानें रद्द हुई हैं या उनको डाइवर्ट किया गया है दूसरे देशों की तरफ से, जो अमेरिका जा रही थी, जो यूरोपियन कंट्रीज में जा रही थी, ऐसी तमाम उड़ानों को। अब कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि 15 जेट्स जो हैं वो इजराइल के, उन्होंने हमले किए हैं। ये भी सूचना आ रही है कि ईरान के 15 जेट्स जो हैं वो ईरान ने गिराए थे सुबह के हमले के समय। और जो इजराइल के हमले हैं वो 3 जगहों पर हुए हैं ईरान में। एक जो अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकाने हैं, दूसरे जो मिसाइल स्टोरेज सेंटर हैं और एक ड्रोन स्टोरेज सेंटर हैं, जो नए हमले हुए हैं उन पर उनकी तरफ से हुआ है। और इससे पहले जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि सेंट्रल ईरान में जो मिसाइल मिसाइल लॉन्चर हैं वो ध्वस्त किए गए थे इजराइल के द्वारा। अब जितनी भी सूचनाएं हैं, इसका निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने अपना लक्ष्य बहुत हद तक पूरा कर लिया है। जो खतरा था कि ईरान अपना एटम बम बनाने की लगभग जद में पहुंच चुका है, कगार पर पहुंच चुका है, और ये कभी भी 8 से 9 एटम बम बना सकता है। और एक सूचना ये भी आ रही थी कि ये संख्या 15 से 18 तक भी हो सकती है। मेरा मानना है कि 2 एटम बम भी बना लेता तो भी वो बहुत बड़ा खतरा बनते इजराइल के लिए। तो इजराइल की कुल जो कार्रवाई ईरान के खिलाफ है, और बाद में अमेरिका ने जो उसमें एंट्री मारी थी, वो हमेशा उनका रहता है कि क्रेडिट लिया जाए कि हमने ये कर दिया। और उन्होंने वो सब किया भी मदर बम के जरिए। 3 जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर अटैक किया और ये दावा भी किया कि खत्म कर दिया सब। तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान को ये बातचीत की टेबल पर लाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ईरान भी ये कह देगा कि अगर इजराइल की तरफ से भी अब हमले बंद होते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब वो बातचीत किन शर्तों पर होगी? क्या ईरान से कुछ लिखित में लिया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया है कि बिना शर्त सीज फायर किया जाए।
यानी ईरान से भी कोई शर्त ना मनवाई जाए, इज़राइल से भी और अमेरिका से भी। अब देखना ये है कि आने वाले जो 24 या 48 घंटे हैं, वो किस तरह गुजरते हैं। ये अगले 24-48 घंटे ही तय करेंगे कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ेगा या युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।